चलिए प्रश्नावली के प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। इसका उत्तर यह 100% सही है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ग्रहण नहीं कर सकती। हम देखते हैं कभी कभी विभिन्न समुदायों के विचार विभिन्न तो होते हैं, लेकिन उनका हित समान होता है। यह समान हित ही है कि सामुदायिक विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता के भाव बने रहते हैं। और यह रोज़मर्रे की बात हो गई है कि अलग अलग संपन्न राज्य में बिहारियों को उनके तरह से सताया जाता है। यहाँ बिहारी के रूप में सताए जाने वाले लोग एक समुदाय के समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक समुदाय के ही नहीं होकर उनके समुदाय के होते हैं। यहाँ समुदाय से तात्पर्य जातियों से है, लेकिन बिहार से इतर किसी अन्य राज्य में सताए जाने के कारण बिहारी होने के नाते एकता बन जाती है जो समुदाय का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार क्लियर है, यानी स्पष्ट है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो इसका उत्तर होगा, सामाजिक अंतर भारत में केवल जाति ही नहीं है, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में अंतर पैदा करती है। एक जाति होने के बावजूद यदि शिक्षा और अर्थशास्त्र में भेद है तो यहाँ भी सामाजिक अंतर उत्पन्न होता है, लेकिन यह सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है जब एक दूसरे से अपने को उच्च और दूसरे को नीच समझने लगते हैं। जब सामाजिक विभाजन अस्पष्ट होने लगता है तब जाति गौण पड़ जाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसी प्राचीन परंपरा रही है शादी विवाह अपनी जाति में ही होती है, लेकिन क्या शिक्षित और धनी व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह अपनी ही जाति के अशिक्षित और गरीब की लड़की से करने के लिए राजी होगा? नहीं, केवल बिल्कुल नहीं। वो अपने बराबरी के परिवार के लड़की से ही चाहेगा। यहीं पर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप स्पष्ट होने लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। इनका उत्तर है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम के फलस्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में न केवल परिवर्तन होता है बल्कि हो चुका है। भारत के संदर्भ में यह और भी अधिक दृष्टिगत होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों को उत्थान की बात नहीं सोची गई तो आज भारत विखंडित हो गया होता। दबे कुचले और आर्थिक और सामाजिक रूपों से पिछड़े लोगों को अग्रों के समक्ष लाने के लिए संविधान में ही उल्लिखित कर दिया गया। संविधान तो उन्हें संरक्षण देता ही है, साथ ही राजनीतिक दल भी दलितों को आरक्षण देने की बात कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। अल्पसंख्यकों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इनको लुभाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रलोभन यानी प्रलोभ दिया जाता है, लोभा लिया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं। जिसे विधायक या संसद बनने का मौका मिल जाता है उसकी पारिवारिक स्थिति तो आर्थिक रूप से मजबूत हो ही जाती है। समाज में उसे आदर भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी के समाज के अन्य लोग जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तो तात्पर्य यह कि आरक्षण का लाभ व्यक्तिगत होकर रह जाता है, पूरे समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। भारत में यह खुलेआम देखा जा सकता है। सामाजिक विभाजनों के कारण उनके सदस्यों को संतुष्ट रखने का प्रयास में राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ता है। इस स्थल पर राजनीतिक दलों की व्यवस्था भी होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का सर्वोपरि कारक क्या है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का सर्वोपरि कारक सामाजिक विभाजन है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, किन आधारों पर सामाजिक बंटवारा होता है। तो सामाजिक बंटवारा निम्नलिखित आधार पर होता है, क्षेत्रीय भावना, धर्म, जाति, ऊंच नीच की भावना। प्रश्न नंबर 3 है, ऊंच नीच की भावना का मूल कारक क्या है। ऊंच नीच की भावना का मूल कारक तो जाति है, लेकिन आर्थिक समानता और विपन्नता भी ऊंच नीच की भावना को बल देती है। एक ही जाति के धनी और गरीब की रहन सहन में काफ़ी अंतर देखा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में क्या अंतर है। सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में यह अंतर है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। दलितों और सवर्णों का अंतर, अमीरों और गरीबों का अंतर, वंचित और सुविधा प्राप्त लोगों का अंतर,
सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जब ये विभाजन स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगते हैं तो इन्हें सामाजिक विभिन्नता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सामाजिक विभाजन के कितने निर्धारक तत्व है, वर्णन करें। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व है जो निम्नलिखित है। पहला नंबर में राष्ट्रीय चेतना, दूसरा में क्षेत्रीय भावना और तीसरा है सरकार का रूप। चलिए पहला एक एक करके क्लियर करते हैं। राष्ट्रीय चेतना को क्लियर करें। राष्ट्रीय चेतना, व्यक्ति को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयता आवश्यकता होती है। कभी कभी राष्ट्रीयता परिवर्तित होकर उपराष्ट्रीयता भी अपनाने लगती है और यही सामाजिक विभाजन का कारण बन जाती है। सेकंड है क्षेत्रीय भावना। सभी लोगों में कुछ न कुछ क्षेत्रीय भावना तो होती है, लेकिन जब यह चरम अवस्था पर पहुंचने लगती है तो नुकसानदेह भी हो जाती है। उदाहरण के लिए मुंबई और ऐसे ही शहरों में हो रहे बिहारियों के साथ कुव्यवहार। आप लोग देखते होंगे एक दूसरे से झगड़ते रहते हमेशा। थर्ड पॉइंट है सरकार का रूप। सामाजिक विभाजन सरकार के रूप और उसके व्यवहार के कारण पर भी निर्भर करता है। समाज के लोगों की मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, या सरकार के कार्यकलापों या समाज के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इन बातों पर भी समाज के विभाजन निर्भर होता है। प्रश्न नंबर 6 है, सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि जाति ही समुदाय का निर्माण करती है और समुदाय राजनीति को प्रभावित करने लगता है तो इसी स्थिति को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में जाति या जातीयता को उद्भव कैसे हुआ। वैदिक काल में भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। यह केवल काम धाम को व्यक्तिगत ढंग से संपादन के लिए किया गया था। एक ही घर में चारों वर्ण के व्यक्ति रहते थे, साथ साथ खाना पीना होता था, परस्पर कोई वैमनस्यता नहीं करती। इसे जन्मता वर्ण व्यवस्था कहते हैं। कालक्रम से यह जन्म व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कर्मणा वर्ण व्यवस्था में बदल गई है। अब तो व्यक्ति को जो काम करता था उसके वंशज भी वही काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब वर्ग को जाति कहा जाने लगा है। अब जो जिस जाति का रहता था उसका शादी विवाह उसी जाति में होने लगा। आगे चलकर जाति में भी उपजाति या उपजातियां होने लगेगी। भारत में जाति या जातीयता का उद्भव इसी प्रकार हुआ है और होता रहेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सही विकल्प को चुनें। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 2 है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा संघ सरकार का उदाहरण होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में करा भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। संघीय सूची या राज्य सूची। संघीय सूची राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, संघीय सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर पुनः देखिए, संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य का अर्थ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस तरह के राज्य के लिए पूरे देश की एक सरकार, केंद्रीय सरकार होती है और राज्य या प्रांत के लिए अलग अलग। केंद्र और राज्य के बीच संविधान में उल्लिखित सत्ता या शक्ति का बंटवारा क्लियर रहता है। राज्य के नीचे भी सत्ता के साझेदारी रहते हैं जिन्हें स्थानीय शासन कहते हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को संघ या राज्य या संघवाद भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संघीय शासन की 2 विशेषता बताएं। तो संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है कि संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं और दूसरे स्तर पर प्रांतीय या राज्य सरकारें होती हैं जिनके अधीन गौण विषय होते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र रहती है, लेकिन उन्हें अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यदि दोनों में मनमुटाव की स्थिति आती है तो केंद्र का निर्णय ही मान्यदेय होता है। इसके बाद लघुत्तरीय से प्रश्न नंबर 1 है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य यह है कि उसकी जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक बटी होती है। सत्ता की शक्तियाँ किसी एक बिंदु पर ही सिमटने नहीं पाती है, वह अलग अलग रूपों में बट जाती है। भारत का उदाहरण लें तो यहाँ केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक अधिकार और कर्तव्य पूर्णतः बटे होते हैं। सत्ता की साझेदारी का एक रूप
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटा हुआ होना भी है। न्यायपालिका यह देखती है कि कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करने पावे और राज्य सरकारें जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था बनाए रखती है। नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि इसी के उदाहरण या इसी के अंदर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। इसी के चलते कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथ में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था रहती है। इसका महत्व विशेषतः इस बात में है कि किसी को असंतोष प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि बहुमत आपके साथ है तो इसका अर्थ है कि सभी आपसे संतुष्ट है। यदि किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता, वह राज्य के शासन में साझेदारी कर सकता है। यदि वह इसमें भी असफल हो जाता है तो स्थानीय निकायों में अपना भाग आजमाता है। यदि वहाँ भी उसे जीत नहीं मिलती तो उसका अर्थ है कि जनता उसे इस काबिल नहीं समझती है। भले ही वे विरोध में झंडा लहराते रहें, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा।